अपने पिता की मृत्यु होने पर वह उसकी संपत्ति की स्वामी बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व का वह संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त था। तलाक देना अपेक्षाकृत बहुत ही आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल अपनी इच्छा की सूचना देना ही काफ़ी था। पुरुष प्राय 18 से 32 साल की उम्र में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष की आयु में किया जाता था। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल काफ़ी बना रहता था। विवाह प्रायः परिवार द्वारा निश्चित किया जाता था। पुरुष प्रधान परिवार थे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रायः महिलाओं पर उनके पति हावी रहते थे, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, यहाँ तक कि उन्हें बुरी तरह से पीटते भी थे। इसके अलावा पिता का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक भी उनका नियंत्रण होता था। उदाहरण के लिए अवांछित बच्चों के मामले में पिता को उन्हें जीवित रखने या मार डालने तक का पूरा अधिकार होता था और कानून भी इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। शिशु को मारने के लिए कभी कभी पिता उसे ठंड में भी छोड़ देते थे, जिससे कि वो ठंड में ही मर जाते थे। रोम साम्राज्य की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। रोम की विभिन्न आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थीं। फलस्वरूप रोम का बड़ी तेज़ी से आर्थिक विस्तार हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। रोम के साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या बहुत अधिक थी, जिसके फलस्वरूप साम्राज्य का आधारभूत आर्थिक ढांचा जो था वो काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं। यहाँ की मदें मतलब यहाँ की मुख्य व्यापारिक चीज़ें थीं। इसका बहुत अधिक मात्रा में यहाँ प्रयोग होता था। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा इटली से आती थीं, क्योंकि वहाँ इन फसलों के लिए स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल थीं। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई एक प्रकार के मटकों या कंटेनरों में होती थी, जिन्हें एम्फोरा कहते थे। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग 140 से 160 ईस्वी के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर था। इन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम पुरातात्विक हेनरिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया है। साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार तथा उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में होड़ लगाते थे, प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप जैतून के तेल के व्यापार पर प्रभुत्व जो है समय समय पर बदलता रहता था। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें इटली के कैम्पेनिया तथा सिसिलो और मिस्र के फैयूम, गैलीली, बाइजेकियम, दक्षिणी गाल तथा बाइटिका के प्रदेश शामिल हैं। ये प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले सबसे धनी प्रदेशों में से थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब के कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीलियो में गहन खेती की जाती थी। गहन खेती क्या होती है? गहन खेती ऐसी खेती जहां खेतों में वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। खेतों को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। रोम क्षेत्र के
अनेक बड़े बड़े भाग बहुत उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के लिए नुमीडिया, जिसे आधुनिक अल्जीरिया भी कहते हैं, में देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास, जिसे पहले भी बताया है, चरवाहों तथा अर्धखानाबदोश अपने साथ झोंपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते हैं, उठाए हुए अपनी भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। परंतु उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विकास होने पर वहाँ चरवाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों का आवागमन जो है वो नियंत्रित हो गया, अर्थात वो उनका आना जाना कम हो गया। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। यहाँ के किसान पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। सच तो यह है कि रोम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही धनी साम्राज्य था। देश में बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के प्रचलित थे। रोम के साम्राज्य में जो सामाजिक वर्ग विभाजन था या सामाजिक जो श्रेणियाँ थीं वो निम्न प्रकार से हैं। पूर्ववर्ती काल में इतिहासकार टेस्टिस के अनुसार पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह थे। सब नंबर 1 सेनेटर। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर इतालवी परिवारों के थे। दूसरा वर्ग था अश्वारोही या नाइट वर्ग, जो कि एक सैनिक वर्ग था जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहता था। तीसरा सम्माननीय जनता का वर्ग, जिनका संबंध महान घरानों से था, ये एक धनी वर्ग था। और चौथा वर्ग था फूअड़, निम्नतर वर्ग अथवा कमीनकारू, प्लेब्स, सोंडिडा तथा दास। परवर्ती काल जो था उसमें जो सामाजिक वर्ग थे वो थे सबसे पहले अभिजात वर्ग। इस काल में सेनेटर और नाइट एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। मतलब सेनेटर जो थे और नाइट जो थे वो दोनों मिलकर के एक अभिजात वर्ग बना चुके थे। इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीका अथवा पूर्वी मूल के थे। अभिजात वर्ग जो था वो अत्यधिक धनी था, परंतु कई तरीक़ों से ये विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। मध्य वर्ग में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े हुए साधारण लोग शामिल थे। इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी सम्मिलित थे। टैसिस्ट के अनुसार इस मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता द्वारा होता था। और तीसरा वर्ग था निम्न वर्ग। इसके नीचे निम्न वर्ग था जो एक बहुत ही बड़ा वर्ग था। सामूहिक रूप से इसे यूमिलियोरिस कहा जाता था। इसमें शामिल वर्ग थे ग्रामीण श्रमिक। ये लोग मुख्यतः स्थायी रूप से बड़ी जागीरों पर काम करते थे। दूसरा थे इसमें औद्योगिक, जो खनन और प्रतिष्ठानों में काम करते थे। तीसरे थे प्रवासी कामगार। ये अनाज तथा जैतून की फसल की कटाई और निर्माण उद्योग में अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। चौथा है स्वनियोजित शिल्पकार। मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में ये बेहतर खाते पीते थे और अपने शिल्पकला में माहिर थे। अस्थायी अथवा कभी कभी काम करने वाले श्रमिक। और सबसे अंत में दास, ये विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते हैं। रोम साम्राज्य में जो श्रम विभाजन था या श्रम प्रबंधन था वह निम्न प्रकार से था। रोम में श्रम प्रबंधन तथा मजदूरों को अपने नियंत्रण में रखने पर विशेष महत्व दिया जाता था।
इस संबंध में विशेष कदम उठाए जाते थे। इसका उद्देश्य यह था कि श्रमिकों से अधिक काम लिया जा सके। श्रम प्रबंधन की रोम के कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। एक लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, ताकि उत्पादन जो है वो लगातार होता रहे। निरीक्षण की भी विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोक्ताओं की ये आम धारणा थी कि बिना निरीक्षण के कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था और उन पर कड़ी निगाह रखी जाती थी, जिससे कि वो सही से काम करें। श्रमिकों के नियंत्रण के तरीके जो थे वो अलग अलग थे। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी। उसने यह दावा किया था कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को प्रायः पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक बड़े कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। सुगंधित राल की फैक्ट्रियों में कामगारों के एप्रनों में पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट भी पहनना था। उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। संभवतः यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। ये देखा जाता था कि कहीं वो कुछ सामान तो लेकर के नहीं जा रहे हैं। 398 ईस्वी के एक कानून में कहा गया है कि कामगारों को दागा भी जाता था, ताकि यदि वे भागने और छुपने का प्रयत्न करें तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। कई निजी उद्यमी कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में अनुबंध कर लेते थे, ताकि ये दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं और उनके गुलाम हैं। इस प्रकार नियोक्ता अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। रोम में परवर्ती पुराकाल में होने वाले आर्थिक विकास जो है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिड्स नाम का एक नया सिक्का चलाया। यह 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। ये सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा ग्रामीण उद्योग धंधों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलों और शीशे के कारखानों तथा तरह तरह की मिलें शामिल थीं। लंबी दूरी के व्यापार में भी बहुत अधिक पूंजी निवेश किया गया। फलस्वरूप इस व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। दस्तावेजों से पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध था। जहां मुद्रा का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थीं। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सॉलिड्स लगभग 35,000 पाउंड सोना
से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। देखा जाए तो रोम साम्राज्य के पश्चिम एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दियों से 5वीं और 6ठी शताब्दियों में आज की तुलना से भी अधिक विकसित थे। बच्चों, रोम साम्राज्य के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। अब आओ थोड़ा प्रश्न उत्तर करते हैं। यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? कारण बताइए। इसका आंसर है, यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो मैं नगरों में रहना पसंद करता। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, नगरों में अनाज की कोई कमी नहीं थी। नंबर 2, अकाल के दिनों में भी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थीं। और नंबर 3, नगरों में लोगों को उच्च मनोरंजन के साधन प्राप्त थे। कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रहे हैं। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगे? गेहूँ, जौ, सेम, मसूर, अन्य दालें, जैतून का तेल, शराब आदि। आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? उत्तर, चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी स्पेन की खानों से प्राप्त की जाती थी, परंतु ये खानें समाप्त हो चुकी थीं और सरकार के पास इसका भंडार खाली हो गया। इसलिए रोमन सरकार ने चांदी के स्थान पर फिर सोने के सिक्के चलाए। अगर सम्राट बाजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोम वासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो आप क्या सोचते कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? यदि भारत अनेक सदियों तक रोम वासियों के अधीन रहा होता तो भारत वर्तमान के समय के देश से निम्नलिखित दृष्टियों से भिन्न होता। नंबर 1, भारत में लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र होता। भारत में सोने के सिक्के प्रचलित होते। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र नगरों द्वारा शासित होते। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्र राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता। नंबर 5, ईसाई धर्म देश का राजधर्म होता। नंबर 6, मनोरंजन के मुख्य साधन सर्कस, थिएटर, तमाशे तथा जानवरों एवं तलवारबाजों की लड़ाइयाँ होती। नंबर 7, देश में दास प्रथा प्रचलित होती। और नंबर 8, भारत का व्यापार देश के पक्ष में होता। अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि से में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अवलक्षण बताइए। समाज, देश में सबसे स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थीं। नंबर 2, द्वितीय श्रेणी के परिवारों की वार्षिक आयु 1000 से 1500 पौंड सोना थी। सम्राट अपनी मनमानी नहीं करते थे। नंबर 4, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। नंबर 5, समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। अर्थव्यवस्था, साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों आदि की संख्या बहुत अधिक थी। परिणामस्वरूप देश का आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत था। नंबर 2, रोमन साम्राज्य का व्यापार काफ़ी विकसित था। नंबर 3, गैलीली में गहन खेती की जाती थी। नंबर 4, उत्पादकता का स्तर बहुत अधिक ऊंचा था। नंबर 5, जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिक उन्नति थी। नंबर 6, साम्राज्य में सुगठित वाणिज्यिक तथा बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था।
सही उत्तर का चयन करें। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त विकल्प चुनिए। यह साम्राज्य बहुत ही विशाल था। यह विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। यहाँ की अर्थव्यवस्था में दास श्रम का बहुत बड़ा योगदान था। दासों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। उत्तर डी इसका गलत है। दासों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। दास जो है वो मालिक के ऊपर रहते थे और मालिक उनके साथ अत्याचार भी करते थे। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में नीचे दिए गए तथ्यों के मिलान में कौन सा एक विकल्प सही है? फ्रैंकिश शेष रोम का प्रमुख धर्म। दूसरा, संविदा पत्र अनौपचारिक दस्तावेज। तीसरा, दिनारियस लगभग शुद्ध चांदी का सिक्का। सॉलिड्स रोम का अंतिम सम्राट। इसमें जो सही है दिनारियस, ये लगभग शुद्ध चांदी का एक सिक्का। नीचे ए तथा आर के साथ दो कथन दिए गए हैं। ए एक दृढ़ कथन है और आर उसके कारण स्पष्टीकरण को दर्शाता है। इन्हें पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। दृढ़ कथन ए, रोमन साम्राज्य की एक आधुनिक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। दृढ़ कथन कारण आर, वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ ही रहते थे। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों गलत हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर है ए। ए सही है परंतु आर गलत है। नीचे रोम की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। सही विशेषता अथवा विशेषताओं का विकल्प चुनिए। उस समय सुगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था थी। नंबर 2, धन का प्रयोग बहुत ही कम होता था। नंबर 3, यह दास श्रम से जुड़ी थी। सही विकल्प 1 और 2। दूसरा 1 और 3। तीसरा केवल 3। चौथा 1, 2, 3 सभी। इसका सही है बी 1 और 3। उस समय सुगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था थी और यह दास प्रथा से जुड़ी हुई थी। इसमें जो गलत है, धन का प्रयोग बहुत ही कम होता था, ये गलत है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 620 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के 2 सशक्त राज्य थे, रोम तथा ईरान, ईरान तथा इराक, रोम तथा यूनान, यूनान तथा ईरान। उत्तर है रोम तथा ईरान। रोम साम्राज्य में शामिल था आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग। दूसरा पश्चिमी एशिया। सी उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग। डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है रोम साम्राज्य में शामिल थे, तो इसका डी आंसर सही है कि सभी उसमें शामिल थे। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था ग्रेट बैरियर रीफ, सारा रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान। इनमें से कोई नहीं। आंसर बी सारा रेगिस्तान था उसमें। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी लैटिन, लातिनी। बी यूनानी। सी तुर्की। डी ए तथा बी दोनों, लातिनी और यूनानी। आंसर है डी लैटिनी और यूनानी, दोनों भाषाएं उसकी थी। रोमन सम्राट अगस्ट को प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था। संविधान के प्रति, बी सीनेट के प्रति, सी नागरिकों के प्रति या सभी। आंसर है बी सीनेट के प्रति। बलात् भर्ती बाली सेना थी चीन की, मारी राज्य की, रोम की या फारस की। बलात् भर्ती वाली जो सेना थी वो थी फारस की।
रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। यह बात दर्शाती है सेना के व्यावसायिक स्वरूप की, अनिवार्य सैनिक सेवा की, सेना की सम्राट के प्रति निष्ठा की। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। गृह युद्ध का उद्देश्य शत्रु को नीचे दिखाना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, सत्ता हथियाना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है सत्ता हथियाना। रोम के सम्राट अगस्त का शासनकाल जाना जाता है शांति के लिए, युद्धों के लिए, गृह युद्ध के लिए, या इनमें से कोई नहीं। रोम के सम्राट अगस्टीन का शासनकाल शांति के लिए जाना जाता है। दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.7 ग्राम, या 8.4 ग्राम। सही आंसर है लगभग 4.5 ग्राम। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर रोमन साम्राज्य में प्रचलित सिक्के मुद्रा के नाम की पहचान कीजिए। ये शुद्ध सोने से बना था। इसका वजन 4.5 ग्राम था। इसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चलाता था। सेनेटर, सॉलिड्स, एम्फोरा, दिनारियस। इसका नाम था सॉलिड्स। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार था ग्रामीण क्षेत्र, बड़े बड़े शहर, सैनिक छावनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, बड़े बड़े शहर। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी क्षेत्र था जिसमें शामिल था अपने ही मैजिस्ट्रेट, नगर परिषद, एक निश्चित राज्य क्षेत्र। उपरोक्त सभी, ये सभी एक नगर क्षेत्र में शामिल थे। ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नान का विरोध इस आधार पर किया कि इसमें धन का अपव्यय होता है, 2 जल अपवित्र होता है, 3 बीमारियां फैलती हैं, 4 भ्रष्टाचार फैलता है। उत्तर बी, जल अपवित्र होता है। रोम साम्राज्य का धनी आबादी वाला प्रदेश था। इटली में कैंपेनिया, इटली में सिसिली, मिस्र में फैटियम तथा गैलिली। डी, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है घनी आबादी वाले प्रदेश थे। चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया था? ऋतु परिवर्तन, ऋतु प्रवास, ऋतु अप्रवास, या मिश्रित खेती। उत्तर है इसका ऋतु प्रवास, जो कि ऋतुओं के अनुसार प्रवास बदलता था। रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का बड़ा पैमाने पर प्रयोग होता था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कैस्पियन सागरीय क्षेत्र में, काला सागरीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में जिस शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, कोयले की शक्ति का, तेल की शक्ति का, गैस की शक्ति का, या जल शक्ति का। उत्तर जल शक्ति का। रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोगों ने स्थापित किए वो थे जर्मन, फ्रेंच, यूनानी, या मंगोल। वो थे जर्मन। रोम तथा ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग कहा करते थे ताचिन, हुचिन, चिन्हू, नामिंग। उसे कहते थे ताचिन। चीनी लोगों का बाचिन से अभिप्राय था लघु चीन, बृहत्तर चीन, पूर्वी चीन। इनमें से कोई नहीं। इसका बाचिन का उत्तर था बृहत्तर चीन। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शब्दावली है 7वीं, 5वीं, तीसरी, या दूसरी। उसकी शब्दावली है तीसरी। रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार शत्रुतापूर्ण था: श्रमिक वर्ग के साथ, जनसाधारण के साथ, सेना के साथ, या सेनेट के साथ। उत्तर सेनेट के साथ।
मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज, संविदा पत्र लिखे हुए पाए गए हैं। मिट्टी की पट्टिकाओं पर, ताम्रपत्रों पर, पेपायरस पर, ताड़पत्रों पर। उत्तर है पेपायरस पर। 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि थी 25 लाख सॉलिड्स, 20 लाख सॉलिड्स, 35 लाख सॉलिड्स या 40 लाख सॉलिड्स। उत्तर 25 लाख सॉलिड्स। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम साम्राज्य निम्न नाम से जाना जाता था: ऑस्ट्रोगोथो, बी सीरियाई साम्राज्य, सी बाइजेंटियम, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी बाइजेंटियम। 642 ईस्वी तक पूर्वी रोमन तथा सासानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न जाति के अधिकार में आ गए: मंगोल, अरब, यहूदी या इनमें से कोई नहीं। उत्तर अरब के हाथ में आ गए। रोम का वह विशाल भवन जहाँ तलवारिये जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे कहलाता था कोलोजियम। पार्थेनन, कार्थेज, एम्फोरा, वो कहलाता था कोलोजियम। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर यूनान तथा रोम संस्कृति की प्रकृति के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। ये लोग अनेक ग्रंथों तथा पूजा पद्धतियों में विश्वास रखते थे। वे अपने इतालवी तथा यूनानी देवी देवताओं की पूजा करते थे। बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अनीश्वरवादी, इनमें से कोई नहीं। बहुदेववादी। निम्नलिखित कथनों को सही करके पुनः लिखिए। रोमन सम्राट डायोक्लीसियन ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़कर अपने राज्य को बड़ा बना लिया। उत्तर रोमन सम्राट डायोक्लीसियन ने आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन हिस्सों को छोड़कर अपने राज्य को छोटा बना लिया। इस्लाम के विस्तार को आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति कहा जाता है। उत्तर इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सॉलिड्स रोमन सम्राट खाली जगह द्वारा चलाया गया सोने का एक सिक्का था। उत्तर सॉलिड्स रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया सोने का एक सिक्का था। रोम साम्राज्य 3 खाली जगह में फैला हुआ था। रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। खाली जगह रोम का प्रथम सम्राट था। अगस्त रोम का प्रथम सम्राट था। रोम साम्राज्य में खाली जगह के सिवाय सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। रोम साम्राज्य में इटली के सिवाय सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। रोमन समाज में खाली जगह परिवार का व्यापक रूप से चलन था। उत्तर रोमन समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? उत्तर रोमन साम्राज्य यूरोप के अधिकांश भाग, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री को कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है? रोमन साम्राज्य के इतिहास की स्रोत सामग्री को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। वो हैं पाठ्य सामग्री, नंबर 2 प्रलेख तथा दस्तावेज, नंबर 3 भौतिक अवशेष। रोम तथा ईरान के साम्राज्यों को क्या चीज़ अलग करती थी? उत्तर भूमि की एक सकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहती थी। रोम तथा ईरान के साम्राज्यों के बीच कैसे संबंध थे? उत्तर रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। रोम साम्राज्य की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाएं कौन कौन से भौगोलिक लक्षण बनाते हैं? उत्तर रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा राइन तथा डैन्यूब नदियां बनाती थीं। इसकी दक्षिणी सीमा
सहारा नगर नामक रेगिस्तान से बनती थी। रोम साम्राज्य के प्रशासन के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता था? लातिनी तथा यूनानी। रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसिपेट क्या था? उत्तर, प्रिंसिपेट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्त ने 27 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया था। किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी? इसके क्या अभिप्राय है? फारस के राज्य की सेनाएं बलात् भर्ती वाली थी। इसका अर्थ यह था कि राज्य के कुछ वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। रोम साम्राज्य की सेना की कोई दो विशेषताएं बताएं। उत्तर, रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। नंबर 2, प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? उत्तर, राजा, अभिजात वर्ग और सेना। रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार क्या था? उत्तर, रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार धन तथा पद प्रतिष्ठा थी। रोम के सम्राट अगस्त का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता था और क्यों? उत्तर, रोम के सम्राट अगस्त का शासनकाल शांति के लिए जाना जाता था। इसका कारण यह था कि राज्य में यह शांति लंबे आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजयों के बाद आई थी। दीनारियस क्या था? हेरोड के राज्य से रोम को कितने दीनारियस की आय होती थी? दीनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। हेरोड के राज्य से रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दीनारियस की आय होती थी। रोम के साम्राज्यिक प्रणाली में कौन बड़े बड़े शहरों का क्या महत्व था? रोम के 3 सबसे बड़े शहरों के नाम भी बताओ। बड़े बड़े शहर रोम की साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी और कर वसूल करती थी। रोम के 3 बड़े शहर कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक थे। सम्राट गैलिनस ने सत्ता को सेनेटरों के हाथ में जाने से रोकने के लिए क्या पग उठाए? उत्तर, गैलिनस ने नवोदित प्रांतीय शासक वर्ग को सुदृढ़ बनाया। नंबर 2, उसने सेनेटरों को सेना की कमान से हटा दिया और उनके द्वारा सेना में सेवा करने पर रोक लगा दी। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर से क्या अभिप्राय है? नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद तथा एक निश्चित राज्य क्षेत्र होता था। इसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव आते थे। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों हुआ था? उत्तर, ईरान के पुरोहित वर्ग का मानना था कि सार्वजनिक स्नान में जल अपवित्र होता है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। रोम साम्राज्य में शहरी लोगों की उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। एक उदाहरण दीजिए। रोम के कैलेंडर से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन थे। वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम अवश्य होता था। 3री शताब्दी में ईरान के किस वंश के शासकों तथा जर्मन मूल की किन जनजातियों ने रोम साम्राज्य पर आक्रमण किया? उत्तर, 3री शताब्दी में ईरान के सासानी वंश के शासकों तथा जर्मन मूल की एलमनाई, फ्रैंक और गोथ जनजातियों ने रोम पर आक्रमण किया। रोमन साम्राज्य की स्त्रियां कहां तक आत्मनिर्भर थीं? कोई 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रोम साम्राज्य की स्त्रियों को संपत्ति के स्वामित्व तथा संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त था। विवाहित महिला ही अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। तलाक लेना देना बहुत ही सरल था। एम्फोरा रोम साम्राज्य क्या थे? ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? एम्फोरा एक प्रकार के मटके एवं कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून के तेल,
तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बनाए जाते थे। रोमन साम्राज्य के 4 घनी आबादी वाले प्रदेशों के नाम बताओ। 2 इटली के तथा 2 मिस्र के हैं। इटली में कैम्पेनिया तथा सिसिली, मिस्र में फय्यम तथा गैलिली। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब तथा गेहूँ कहाँ कहाँ से आता था? उत्तर, सबसे बढ़िया अंगूरी शराब कैम्पेनिया इटली से तथा गेहूँ सिसिली इटली से और बाइजेकियम ट्यूनीशिया से आता था। रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किस क्षेत्र में और किन कामों के लिए किया जाता था? उत्तर, जल शक्ति से सोने और चांदी की खानों की खुदाई की जाती थी और मिलें चलाई जाती थीं। इसका भूमध्य सागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में दास श्रम महंगा क्यों पड़ता था? उत्तर, वेतनभोगी श्रमिकों को काम न होने पर हटाया जा सकता था, परंतु दास श्रमिकों को वर्ष भर रखना पड़ता था और उनका खर्चा उठाना पड़ता था, इसलिए दास श्रम महंगा पड़ता था। फ्रैंकिसेस तथा सुगंधित राल किस काम आती थी और कैसे प्राप्त की जाती थी? फ्रैंकिसेस अथवा सुगंधित राल से धूप, अगरबत्ती तथा इत्र बनाया जाता था। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ से रस लेकर उसे सुखा लिया जाता था और राल तैयार हो जाती थी। रोम में सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल कहाँ से आती थी? उत्तर, अरब प्रायद्वीप से। रोमन सेनेटरों तथा नाइट वर्ग में एक समानता तथा एक असमानता बताइए। रोम सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। सेनेटरों के विपरीत कई नाइट जहाज़ों के स्वामी, व्यापारी तथा साहूकार भी होते थे। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के किन्हीं 4 सामाजिक वर्गों के नाम बताइए। उत्तर, सेनेटर्स, अश्वारोही तथा नाइट वर्ग, जनता का सम्माननीय वर्ग और दास। इतिहासकार टेस्टिस के अनुसार रोमन समाज के कमीनकारू प्लेबस सोर्डिडा वर्ग में कौन लोग शामिल हैं? उत्तर, इस वर्ग में फूहड़ तथा निम्नतर लोग शामिल थे जो सर्कस तथा तमाशे देखने के शौकीन थे। रोमन साम्राज्य में परवर्ती पुराकाल में होने वाले कोई 2 धार्मिक परिवर्तन लिखिए। उत्तर, 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। नंबर 2, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा किए गए कोई 4 प्रशासनिक सुधार लिखिए। उत्तर, डायोक्लिशियन ने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए। उत्तर, नंबर 2, उसने प्रांतों का पुनर्गठन किया। नंबर 3, उसने सैनिक तथा असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। नंबर 4, उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, कोई उदाहरण दीजिए। उत्तर, रोमन वासी अनेक पंथों तथा उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। नंबर 2, उन्होंने हजारों मंदिर, मठ तथा देवालय बना रखे थे। ईसाईकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस प्रक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न जन समूह के बीच ईसाई धर्म को फैलाया गया उसे ईसाईकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ईसाई धर्म रोम का प्रमुख धर्म बन गया। 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमोत्तर राज्य कौन कौन से थे? उत्तर, स्पेन में विसिगोथों का राज। 2, गाल में फ्रैंको का राज। 3, इटली में लोम्बार्डो का राज। जस्टिनियन द्वारा इटली पर पुनः अधिकार का क्या परिणाम निकला? उत्तर, जस्टिनियन द्वारा इटली पर पुनः अधिकार करने से देश छिन्न-भिन्न हो गया। इस प्रकार लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए मार्ग तैयार हो गया।
किस घटना को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता था? उत्तर, अरब से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को। सेंट अगस्टीन 354 से 430 ईस्वी कौन थे? उत्तर, सेंट अगस्टीन अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। उन्हें चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। रोमन साम्राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति थी? रोमन साम्राज्य में के भिन्न भागों में साक्षरता दर भिन्न भिन्न थी। सैनिक अधिकारियों तथा संपदा प्रबंधकों में साक्षरता की दर अपेक्षाकृत अधिक थी। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिनकी रचनाओं का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि रोम के लोग अपने कामगारों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। उत्तर, कोलुमेला, वरिष्ठ प्लिनी तथा अगस्टीन। रोम के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करो। रोम के इतिहास के स्रोतों की 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पाठ सामग्री। इसमें समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि शामिल हैं। समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए इतिहास को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है क्योंकि यह प्रति वर्ष लिखा जाता था। प्रलेख या दस्तावेज। दस्तावेजों में मुख्य रूप से उत्कीर्ण, अभिलेख, पैपायरस तथा पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियाँ शामिल हैं। उत्कीर्ण अभिलेख प्रायः पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी संख्या में यूनानी तथा लैटिनी भाषा में पाए गए हैं। भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पुरातत्वविदों ने खुदाई तथा क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा खोजा है। इनमें इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान तथा भूदृश्य सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें रोम के अतीत के बारे में एक विशेष जानकारी देता है। रोम तथा ईरान के साम्राज्यों के विस्तार की जानकारी दीजिए। उत्तर, 630 के दशक तक अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था। ये साम्राज्य रोम और ईरान के थे। उनके साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल पास में थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी अलग करती थी जिसके किनारे फरात नदी बहती थी। रोम साम्राज्य का विस्तार। रोम साम्राज्य का भूमध्य सागर और उसके आसपास उत्तर तथा दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों का प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा 2 महान नदियों राइन तथा डैन्यूब बनाती थी। साम्राज्य की दक्षिणी सीमा सहारा नामक एक विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार रोम साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ईरान साम्राज्य का विस्तार। इस साम्राज्य में कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब तक का समस्त प्रदेश और कभी कभी अफ़गानिस्तान के कुछ भाग भी शामिल थे। इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचिन अथवा बृहत्तर चीन या पश्चिम कहते थे। रोम राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? इसमें सम्राट तथा सेनेट की क्या स्थिति थी? प्रथम रोमन सम्राट अगस्त ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्त राज्य का एक शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तो भी उस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, न कि निरंकुश शासक। ऐसा सेनेट को सम्मान देने के लिए किया गया था। सेनेट वह संस्था थी जिसका रोम के गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था। इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक बना रहा। इस संस्था में
कुलीन तथा अभिजात वर्ग अर्थात रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, परंतु बाद में इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट्स के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले सम्राटों को सबसे बुरा सम्राट माना जाता था। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, परंतु अधिकतर सेनेटरों को यह आभास हो गया था कि अब यह असंभव है। पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य में सेना की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: रोम के सम्राट और सेनेट के बाद सेना शासन की एक प्रमुख संस्था थी। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। यह सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था थी। 4वीं शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक अधिक वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। कभी कभी ये आंदोलन सैनिक विद्रोहों का रूप भी ले लेता था। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती भी थी। इसका कारण यह था कि सेना हिंसा का स्रोत थी। सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थीं तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध के रूप में होता था। प्रथम 2 शताब्दियों में साम्राज्य के और अधिक विस्तार के प्रति रोमन सम्राटों की क्या नीति थी? उत्तर: प्रथम 2 शताब्दियों में रोमन सम्राटों द्वारा साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयत्न कम ही हुए। अगस्त से टिबरियस को मिला साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक लगता था। उससे पहले अगस्त का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता था, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजयों के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार के लिए पहला अभियान सम्राट त्राजान ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया। उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मीनिया तक तथा सारा से फरात नदी के पार तक फैल गया, परंतु त्राजान के उत्तराधिकारियों को यह विस्तार निरर्थक लगा, अतः उन्होंने इन क्षेत्रों को छोड़ दिया। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के प्रांतीय तथा स्थानीय शासन का क्या महत्व था? उत्तर: प्रांतीय शासन पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की एक विशेष उपलब्धि यह थी कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। 2वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक फरात नदी के पश्चिम में स्थित राज्यों को भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। ये अत्यंत समृद्ध थे। वास्तव में इटली को छोड़कर साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। स्थानीय शासन संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे। इनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी और उसे वसूल करती थी। ये कर साम्राज्य की धन संपदा का मुख्य स्रोत थे। रोम के संदर्भ में नगर क्या था? वहाँ के नागरिक अथवा शहरी जीवन की कुछ विशेषताएं बताइए। उत्तर:
रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और एक निश्चित राज्य क्षेत्र होता था। उसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव आते थे, परंतु किसी भी नगर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा नगर नहीं हो सकता था। किसी नगर या गांव का दर्जा सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। सम्राट अपनी इच्छा से किसी गांव का दर्जा बढ़ाकर उसे नगर का दर्जा दे सकता था। इसी प्रकार वह किसी नगर का दर्जा घटाकर उसे किसी गांव का दर्जा भी दे सकता था। शहरी जीवन की विशेषताएं। शहरों में खाने की कमी नहीं होती थी। नंबर 2, अकाल के दिनों में भी नगर में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। नंबर 3, शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम अथवा प्रदर्शन अवश्य होता था। रोमन साम्राज्य में व्यापक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती थी। कुछ उदाहरण देकर समझाइए। यह बात बिल्कुल सत्य है कि रोमन साम्राज्य में व्यापक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती थी। नंबर 1, देश में धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता थी। नंबर 2, बोलचाल की अनेक भाषाएं प्रचलित थीं। नंबर 3, वेशभूषा का विविध शैलियाँ अपनाई जाती थीं। नंबर 4, लोग तरह तरह के भोजन खाते थे। नंबर 5, सामाजिक संगठनों के रूप में भी भिन्न भिन्न थे। नंबर 6, उनकी बस्तियों के भी अनेक रूप थे। परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्गों की आर्थिक दशा कैसी थी और क्यों? उत्तर, परवर्ती काल में रोम साम्राज्य की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। वे अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जमीन आदि खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक फैला हुआ था। विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और रिश्वत से खूब धन जुटाते थे। सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में सरकार ने अनेक कानून बनाए, परंतु भ्रष्टाचार न रुक सका। रोम के सम्राटों की तानाशाही पर किस प्रकार अंकुश लगा? उत्तर, रोम राज्य तानाशाही पर आधारित था। सम्राट तथा प्रशासन असहमति यह आलोचना को सहन नहीं करता था। प्रायः सरकार विरोध का उत्तर हिंसा एवं दमन से देती थी। परंतु 4वीं शताब्दी तक रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। इससे सर्वाधिक तानाशाह सम्राटों पर भी अंकुश लग गया। अब सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। प्रभावशाली कानूनों के कारण 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में शक्तिशाली विश्वों के लिए यह संभव हो गया कि यदि सम्राट जनसाधारण के प्रति कठोर या दमनकारी नीति अपनाए तो वे पूरी शक्ति से उसका सामना कर सकें। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। उदाहरण दीजिए। उत्तर, ये लोग भिन्न भिन्न पंथों तथा उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। नंबर 2, ये जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे रोमन इतालवी देवों की पूजा करते थे। इनके अतिरिक्त उनमें यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी। नंबर 3, उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बनवाए हुए थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। नंबर 4, रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। नंबर 5,
परवर्ती पुराकाल में इस धर्म में भी अनेक विविधताएं पाई जाती थीं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक बहुदेववादी थी। रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया पश्चिम से प्रारंभ हुई। साम्राज्य का पश्चिमी भाग बाहरी आक्रमणों के कारण विखंडित हो गया। ये आक्रमण उत्तर की ओर से जर्मन मूल के समूहों ने किए थे। उन्होंने साम्राज्य के सभी बड़े प्रांतों को अपने अधिकार में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, गाल में फ्रैंको का राज्य तथा इटली में लोबार्डो का राज्य। 533 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन ने अफ्रीका को वैंडलों के अधिकार से मुक्त करवा लिया। उसने इटली को भी मुक्त कराकर उस पर फिर से अधिकार कर लिया, परंतु इटली पर पुनः अधिकार से देश को क्षति पहुंची, क्योंकि इससे देश छिन्न भिन्न हो गया और लोबार्डो के आक्रमणों का मार्ग खुल गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक रोम और ईरान के बीच भी फिर से लड़ाई छिड़ गई। ईरान के शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण किया। भले ही बाइजेंटियस, रोम साम्राज्य का तत्कालीन नाम, ने 620 के दशक में इन प्रांतों को फिर से अधिकार में ले लिया, तो भी कुछ ही वर्ष बाद साम्राज्य को दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत ही जोरदार धक्का लगा, जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के अधिकार में आ गए। इस प्रकार रोम साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। रोम की सभ्यता के पतन के 5 कारण बताइए। उत्तर: रोम की सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। रोम की सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण साम्राज्यवाद था। युद्धों और साम्राज्यवाद के कारण रोम में लोकतंत्र समाप्त हो गया। नंबर 3, नगरों में जन समुदाय आलसी हो गया था। नंबर 4, राजनीतिक संघर्ष तथा भ्रष्टाचार के कारण भी रोम सभ्यता का पतन हुआ। नंबर 5, ईसाई धर्म के फैलने से रोम के सम्राटों की शक्ति कम हो गई। नंबर 6, गाथ, फ्रैंक, वेंडल आदि जर्मन कबीलों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य की शक्ति को बहुत कमज़ोर कर दिया। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका ये दूसरा चैप्टर लगभग ख़त्म है। आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, जिनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला, रोमन साम्राज्य जो था किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। दूसरा प्रश्न, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट क्या था। 3, रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे। 4, रोम में सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल कहाँ से आती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, सॉलिडस क्या था। आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के देना। धन्यवाद।